जय हिंद। पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे बंगाल का विजय, और बंगाल विजय के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के पैर पूर्ण रूप से बंगाल में जम गए थे और उन्होंने पलासी और बक्सर जैसे युद्ध के लिए क्या की थी, पृष्ठभूमियों की रचना कर दी थी। और जिस समय 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला नवाब बने थे बंगाल के, और उस समय जो विरोधाभास की स्थितियां हुई और बंगाल में जो उनका फोर्ट था, व्यापारी के केंद्र था, उस केंद्र के ध्वस्त करने के आरोप में और क्या हुआ था कि ब्लैक होल जैसी जो घटना घटी थी, इससे क्षुब्ध होकर जो मद्रास प्रेसिडेंसी के क्लाइव थे वो क्या किए थे कि अंग्रेजी सैनिकों को उन्होंने भेज दिया था सिराजुद्दौला से पर नियंत्रण करने के लिए, और वहाँ जो लड़ाई की स्थितियाँ बन रही थी उसके लिए। अब हम लोग देखेंगे कि पूर्ण रूप से पलासी के युद्ध का पृष्ठभूमि की रचना हो चुकी है। अब कैसे पलासी का युद्ध होता है और किस तरह से ये होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पलासी की लड़ाई जो है, यह बंगाल में एक क्षेत्र है पलासी, जो कि इस क्षेत्र में क्या हुआ था, यह युद्ध हुआ पलासी में, और यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व जो कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार, ये ध्यान रखिएगा कि पलासी के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज़ों के तरफ से कौन कर रहे थे, तो लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। और दूसरे तरफ जो था कि सिराजुद्दौला के सैनिक थे। और यहाँ तक इतिहासकारों का मानना है कि सिराजुद्दौला जो उस समय के बंगाल के नवाब थे, उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, अश्व सेना, गज सेना, और बहुत सारे सैनिक भी थे, पैदल सैनिक थे। इन सब के होते हुए भी 50,000 की इनकी सैनिक था। महज अंग्रेज़ों ने क्या किया था, 3000 सैनिक को 3100 या 3200 सैनिक के साथ क्या किए थे, पलासी के युद्ध को जीत लिया था उन्होंने। तो उस समय कहीं ना कहीं भारतीयों से चूक हुई। बंगाल के जो शासक थे सिराजुद्दौला, वो कुशल नेतृत्व नहीं कर सके थे, और इसका मुख्य कारण था कि आंतरिक कलह का फायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उनकी वास्तविक शक्ति का पता लगाया, और उनका जो वीक पॉइंट था, कमजोरी कहाँ से था, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो उनके परिवार में अंतर कलह था, जो जिस समय वो राजा बने थे, तुरंत राजा बने थे, तो आंतरिक कलह जो था, इसी कलह का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और मुख्य रूप से क्या किया कि मीर जाफ़र जो उनके सेनापति थे, किसके, सिराजुद्दौला के सेनापति थे, और क्या हुए थे कि ये मीर कासिम को उन्होंने किसी तरह से बहला फुसला कर क्या किया कि उनके विरोध में कर दिया, और यह चुपके हुआ। उसके बाद राय बहादुर जो उनके दीवान थे, कौन, सिराजुद्दौला के, और घसीटी बेगम जो मौसी थी, और क्या हुआ, अमीर चंद्र एक बहुत बड़े व्यापारी थे, और जगत सेठ बैंकर, ये इनके द्वारा क्या किया गया कि ये सब कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को साथ नहीं देकर क्या हुआ कि ये इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और यही कारण था कि पलासी जैसे युद्ध में सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिक क्या हुए थे, पराजित हो गए थे। यहाँ तक इतिहासकार कहते हैं कि यह वास्तव में युद्ध हुआ ही नहीं। पलासी नामक जगह पर युद्ध के लिए दोनों तरफ से सेनाएं गई, अंग्रेजी सेना भी थे, और क्या था कि सिराजुद्दौला के भी सेना थे। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना के सेनापति जो मीर जाफ़र थे, उन्होंने क्या अंग्रेज से मिल गए थे, और अंग्रेज से मिलने के कारण अपने सेना को वह आदेश ही नहीं दिया लड़ने के लिए,
और आदेश नहीं देने के कारण क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना जो थी वो क्या हुआ कि तुरंत से सिराजुद्दौला के सेना पर क्या हो जाती है, हावी होने लगता है। और हावी होने के कारण से इनके जो सेना थे वो तितर बितर होने लगते हैं। और तितर बितर होने के कारण इस चीज़ को सिराजुद्दौला तुरंत ही भांप जाते हैं। और इनके सिराजुद्दौला के और दो सेनापति थे, वो इस स्थिति को भांप कर कि कहीं ना कहीं हमारे सेना में क्या कुछ ना कुछ अंग्रेजों से मिल गए हैं, इस कारण से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। और तुरंत से उन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला को अपने उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। और यह युद्ध क्या हुआ कि पूर्ण रूप से युद्ध हुए बिना ही कम समय में, मात्र एक दिन में यह युद्ध समाप्त हो गया। और इस युद्ध में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का पराजय हुआ। और इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। और मीर जाफर सेनापति को आगे बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो प्लासी के युद्ध का पराजय का मुख्य कारण था मीर कासिम का गद्दारी और जो उनके अंतर कलेश था उनके दरबार में, इस कारण से भी सिराजुद्दौला क्या हुए थे, प्लासी के युद्ध में पराजित हो गए थे। तो इस प्रकार अब एक नया मोड़ ले लेता है बंगाल के शासक में। अब किस तरह से, क्योंकि प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल का नवाब जो था अब पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे। कहने का वो ये थे कि यहाँ के शासक हैं, लेकिन वो कठपुतली मात्र थे, अंग्रेज़ों के कहने के अनुसार ही चलेंगे। अब क्या हुआ कि मीर जाफर को जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में वचन दिया था, उस तरह से क्या किया कि इनको बंगाल का नवाब बना देता है 1757 से 60 तक ले। 1757 से 60 तक मीर जाफर क्या होते हैं, बंगाल के नवाब बनते हैं। और जब ये बंगाल का नवाब बनते हैं तो ये कठपुतली मात्र है, बंगाल के नवाब हैं। उसी समय क्या हुआ था कि बंगाल तो काफ़ी धनाढ़ क्षेत्र था, काफ़ी समृद्ध था, भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो वहाँ काफ़ी धन था, धन संपदा था, उसका दोहन अंग्रेज़ों ने करना प्रारंभ किया। और यहाँ तक इतिहासकारों का मानना है कि उस समय जिस समय ये युद्ध चल रहा था 3 करोड़ का लूट किया अंग्रेज़ों ने। 3 करोड़ रुपए काफ़ी होते हैं, और 3 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या किया था, लूट किया था। और वो जो यहाँ अंग्रेज अब बंगाल को क्या समझने लगे थे, कामधेनु गाय की तरह। जब जिस समय मन किया, जितने भी अधिकारी थे वो क्या कि मीर कासिम तो कठपुतली मात्र थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के ही अथी से देन से वो बन सके थे, इसलिए उसका वो विरोध नहीं कर रहे थे। और अंग्रेज क्या कर रहे थे कि वहाँ से दोहन करना शुरू कर दिए थे। और यहाँ से काफ़ी रुपए पैसे जब मन किया तब जाके क्या होता था, मीर जाफर से अंग्रेजी जितने भी व्यापारी थे वो पैसा का दोहन कर लेते थे। अब आगे स्थितियाँ क्या बनती है, अब इस तरह की स्थितियाँ बन गई है, शासक कठपुतली बन गए हैं, बंगाल का पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। और प्लासी जैसे युद्ध हो गई है। और प्लासी युद्ध के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से क्या हुआ था, बंगाल पर पैर जम गए थे। अब आगे देखते हैं, इसी क्रम में 1760 से 1763 ईस्वी में जब मीर जाफर देखते हैं कि अंग्रेज तो इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो नाकर नुकर करने लगते हैं। और जब नाकर नुकर करते हैं, अंग्रेज को कुछ रोकना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो अंग्रेज क्या किया कि 1760 से 63 में उनका दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर के दामाद थे मीर कासिम, उसको क्या किए कि गद्दी पर बैठा देता है, बंगाल का नवाब उनको बना देता है।
क्योंकि ये भी कठपुतली होंगे। तो ये जो मीर कासिम थे एक महत्वाकांक्षी राजा थे, नवाब थे, और वो योग्य भी थे। तो इस अंग्रेज़ों की जो नीति थी, इस नीति को तुरंत ही उन्होंने भांप गया और ये सोचने लगे तो हमें अंग्रेज कठपुतली मात्र बनाए हैं और यहाँ से दोहन होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने गद्दी पर नवाब बनने के बाद वो क्या किए कि अंग्रेज़ों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज को कैसे नियंत्रित किया जाए, जो यहाँ व्यापारिक फैक्ट्रियाँ हैं या अंग्रेज़ों का जो बंगाल में प्रभाव काफ़ी प्रभावित हो गया है, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ उपाय सोचे और उसके बाद उसको लागू भी किया। तो उन्होंने देखा कि बंगाल के क्षेत्र में मीर जाफर जब शासक थे तो वहाँ बराबर अंग्रेजी अधिकारी आते थे, यहाँ से धन संपदा को ले जाते थे। और तो इसी को उन्होंने देखा कि उनका सबसे पहला मुख्य काम हुआ कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन कर दिए। क्या किए कि राजधानी ही परिवर्तन कर देंगे ताकि जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो क्या होंगे कि बार बार यहाँ नहीं आएंगे भी तो 15 दिन 1 महीना या सप्ताह में आएंगे, तो बराबर वैसी स्थितियाँ तो नहीं बनी रहेगी। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि राजधानी परिवर्तन किया ताकि हम अपने आप को कुछ स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। इसी के लिए उन्होंने मुख्य रूप से क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, क्योंकि मीर कासिम जो थे एक योग्य शासक थे। उन्हें यह पता था कि अंग्रेज पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा, बंगाल हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो इसी कारण से उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। दूसरा परिवर्तन यह किया, जब वो नवाब बनते हैं तो अंग्रेज़ों से उन्होंने कहा कि आप तो क्या है कि बहुत दिनों से राजा फ़र्रुखसियर का जो फरमान आपको मिला है उसके अंतर्गत आप लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, मुक्त व्यापार कर रहे हैं। तो अब क्या है कि अब आप लोग क्या है कि कुछ टैक्स दीजिए। तो यह अंग्रेज़ों को लगा कि जिसको हम नवाब बनाए वही हमसे टैक्स मांगना शुरू कर दिया, तो वो अच्छा नहीं लगा उनको। वो टैक्स देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो टैक्स दे भी क्यों, क्योंकि जिसको वो बना रहे हैं उसी को टैक्स दें, तो वो टैक्स नहीं देना चाहते थे। तो मीर कासिम ने सोचा कि ठीक है, अंग्रेज़ों से उन्होंने कहा कि ठीक है आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए, लेकिन हम भी टैक्स क्या करेंगे, भारतीय व्यापारी जो हैं व्यापार करते हैं तो भारतीय वस्तु पर टैक्स लगता था, उनका टैक्स मुक्त था। इस कारण से क्या था कि उनका वस्तु सस्ता होता था, इसलिए यहाँ ज़्यादा बिकता था। इस कारण से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीय व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए इनको भी हम क्या करते हैं, टैक्स मुक्त कर देते हैं। अब यह बात अंग्रेज़ों को पचा नहीं, क्योंकि अब उनका पहले वस्तु सस्ता था, अधिक बिकता था। अब जैसे ही टैक्स फ्री हुआ व्यापारियों का, तो क्या हुआ कि भारतीय वस्तु भी सस्ती हो गई और क्वालिटी में अंग्रेज़ों की तुलना में अंग्रेजी वस्तु से भारतीय वस्तु जो थे काफ़ी उन्नत थे, इसलिए इसका भी बाज़ार में बिकने लगा। तो यह अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि इन्होंने टैक्स के सुधार में जो टैक्स लगता था उसमें भी बहुत सारे नियम बनाए। इस कारण से ये भारतीय बंगाल में मीर कासिम क्या चाहते थे कि अंग्रेज़ों के जो पूर्ण नियंत्रण में है उस पर कुछ न कुछ भारतीय नवाबों का भी प्रभाव रहे। इसी के लिए ये इन्होंने सुधार किया था और यह चीज़ काफ़ी बुरा लगा था, अंग्रेज़ों को काफ़ी बुरा लगा था, क्योंकि ये विरोध में काम कर रहे थे। अब 1763 ईस्वी में क्या हुआ कि इसी क्रम में एक कांड हो जाता है। ये जो मीर कासिम है 1763 ईस्वी में पटना कांड, एलिस एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं
और एलिस से क्या है कि वहाँ एक अभियान चला रहे होते हैं। उसी समय में एक कांड होता है 1763 ईस्वी में, और यहाँ कुछ अंग्रेजी अधिकारी और अंग्रेजी सैनिक क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और इस मारे जाने के कारण क्या हुआ कि अंग्रेज लोग काफ़ी क्षुब्ध हो जाते हैं, और क्षुब्ध होने के कारण क्या करते हैं कि 1763 ईस्वी में ही मीर कासिम को क्या करते हैं, बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं। उस बंगाल के नवाब के पद से क्या करते हैं, पदच्युत कर देते हैं, और सत्ता पर पुनः फिर से क्या करते हैं, किनको स्थापित करते हैं, मीर जाफर को, जो पहले बने थे 1757 से 60 तक रहे हैं थे और अंग्रेज़ों के हक में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया था। उन्हीं को फिर से क्या किया कि अंग्रेज सत्ता पर बैठा देते हैं कि मीर कासिम के तुलना में तो यही बेहतर थे मीर जाफर। अब वो बैठ जाने के बाद ये कठपुतली मात्र रहते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ स्थितियाँ इस तरह से बनी कि मीर कासिम जो थे वो क्या है कि अब तो ये स्थिर नहीं है, क्योंकि इनको पदच्युत किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इनको कहीं ना कहीं बुरा लगा, और बुरा लगने से क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि उस समय मुग़ल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, उनके यहाँ गए और अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब जो सिजाउद्दौला, उनसे मिले। और इन दोनों से मिलकर और इन तीनों ने, शाह आलम, सिजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि हम लोग तीनों आदमी मिलकर संयुक्त रूप से क्या करेंगे, अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, तभी वो क्या होंगे, पराजित होंगे। और इस तरह से मीर कासिम अपनी कुशलता से क्या किया था कि उस समय की जो उत्तर भारत की शक्तियाँ थी, जैसे मुग़ल बादशाह शाह आलम थे, सिजाउद्दौला थे, अवध के नवाब, इन दोनों को मिलाकर मीर कासिम ने अंग्रेज़ों पर नियंत्रण करने का कोशिश किया, अंग्रेज़ों को पराजित करने का कोशिश किया। लेकिन स्थितियां यह बनी कि जब ये एक साथ जब ये मिले और संयुक्त रूप से एक सेना का निर्माण हुआ, और इस सेना का युद्ध जो होना था, आगे अंग्रेज़ों से लड़ना था, अंग्रेज़ों का विरोध करना था। अब ये क्या किए कि मुख्य रूप से जब ये जाते हैं बक्सर के मैदान में, बक्सर जो बिहार में एक ज़िला है, वहीं बक्सर के क्षेत्र में, क्योंकि उस समय जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही साथ था, इसीलिए क्या है कि बक्सर में इनकी संयुक्त सेना का भिड़ंत किससे हो जाता है, अंग्रेज से हो जाता है। अंग्रेज से संयुक्त सेना का भिड़ंत होता है, और उसे 1764 ईस्वी में, कब होता है, 1764 ईस्वी में। और इस युद्ध को हम बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह भारतीय इतिहास का एक वैसा पन्ना है जो पूर्ण रूप से भारतीय शासकों के पोल को खोल कर रख देता है। इस तरह से क्या होता है कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, और उस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जो काफ़ी कुशल थे। और यहाँ पे भी बहुत बड़ी सेना थी, यहाँ पर भी इनकी संयुक्त सेना जो थी बहुत बड़ी थी, और यहाँ बक्सर के युद्ध में युद्ध लड़ा जाता है। और वहाँ पे क्या होते हैं कि संयुक्त सेना जो है, मुग़लों की संयुक्त सेना जो है, जिसमें शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम है, ये क्या होते हैं, वहाँ पराजय होता है। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय हो जाती है, और अंग्रेज क्या होते हैं, विजित होते हैं। और यह विजय के बाद क्या हुआ कि निश्चित रूप से अब भारत में, उत्तर भारत में कोई ऐसे शासक नहीं बचे थे जो अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष रूप से विरोध कर सके। और यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना था कि अब यह निर्णय कर दिया था कि भारत में अब अंग्रेज़ों का बोलबाला होगा, अंग्रेज़ों के ही सिक्के चलेंगे, और अंग्रेज जो चाहेंगे वही होगा।
आगे चल के कुछ विरोधाभास आया है, लेकिन वो विरोधाभास भी पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में जब भारतीय सेना हार जाती है, मुगलों की सेना पराजित हो जाती है, तब क्या होता है, अंग्रेज का पूर्ण रूप से बंगाल पर नियंत्रण होता है। और इस नियंत्रण के बाद भारतीय जो सेना थी पूर्ण रूप से अपने आप को सिमट जाती है और किसी के पास ऐसा शक्ति नहीं होता है जो अंग्रेज़ों का विरोध कर सके। और मीर कासिम को तो क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन मुग़ल बादशाह शाह आलम और सिराजुद्दौला ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनके साथ संधि किया जाता है। अब देखिए अंग्रेज किस तरह से संधि में, इस संधि को हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी और ये 2 तिथियों में हुआ था। और एक पहले क्या हुआ था, पहला जो संधि हुआ वह संधि क्या हुए थे, मुगलों के साथ हुआ। तो मुगलों के साथ जब हुआ तो अंग्रेज का कहना था कि आप मुग़ल बादशाह थे, आप मीर कासिम से क्यों मिले, और अगर मिलकर लड़े हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मुख्य रूप से आपको 50 लाख का, यहाँ मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल और बिहार उड़ीसा का मुक्त व्यापार तो हमको है ही, अब यहाँ से हम टैक्स भी वसूली करेंगे। इस तरह से ये 3 क्षेत्र जो है मुग़लों के हाथ से जो एक आमदनी का मुख्य स्रोत था यह जाता रहा। और यहाँ दूसरा क्या हुआ, इलाहाबाद संधि में मुग़लों से कहा गया कि आपको 26 लाख रुपए पर साल प्रति ईयर दिया जाएगा, इसी से आपको यह पेंशन के रूप में होगा। पेंशन के रूप में उनको पेंशन दिया जाने लगा और इसी से आपको सब काम करना पड़ेगा और राजकाज के जितने चीज़ हैं वो देखना पड़ेगा। तो उनको एक सीमित दायरे में क्या किया गया, बांध दिया गया। तो मुग़लों को क्या हुआ, क्या घाटा हुआ कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दीवानी जाता रहा, टैक्स वगैरह जो आमदनी का स्रोत था वो जाता रहा। उसके बदले क्या हो गया, 26 लाख रुपए पर सालाना पर उन्हें अब सिमट जाना पड़ा। और यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि अंग्रेज पूर्ण रूप से पंगु बना दिए थे। अब अवध के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके साथ क्या हुआ ये देखना है। तो उनके साथ क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि में उनको क्या करना था, कारा और इलाहाबाद जो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, वहाँ से काफ़ी व्यापार वाणिज्य होते थे। तो कारा और क्या था, इलाहाबाद का क्षेत्र उनको दे देना था। किसको देना था, तो मुग़लों को दे देना था। यानी कि उनके हाथ से भी, अवध के जो नवाब थे उनके हाथ से भी जो इतना आमदनी का स्रोत था, इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र, ये भी दे दिया गया, उनके हाथ से निकलता रहा। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ था कि अवध के नवाब के पास चूनागढ़ का जो किला था वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी समृद्ध था। उस किला को पर अंग्रेज़ों का गिद्धी नज़र था, गिद्ध के तरह वो देख रहे थे कि इस पर किसी तरह से नियंत्रण कर सके ताकि यहाँ से हम अन्य क्रियाकलापों पर नियंत्रण करें। तो वो भी क्या हुआ कि सिराजुद्दौला से जूनागढ़ का किला भी वो ले लेते हैं, चुनार का किला भी ले लेते हैं। तो सिराजुद्दौला को पहला जो इलाहाबाद और कारा और चूनागढ़ जैसे किले को भी देना पड़ा संधि के तहत। चौथा है कि 50 लाख रुपए का हरियाणा देना पड़ा। पर 50 लाख रुपए का हरियाणा उस समय बहुत बड़ा होता था, क्योंकि उनका कहना था कि आप मीर कासिम के कहने पर क्यों मेरे विरोध में आए। इस तरह से उस समय जो भारत में शक्तियाँ थी, यूपी में जो अवध है, अवध के नवाब थे, उनकी शक्ति या मुग़लों की शक्ति पूर्ण रूप से खोखली साबित हो गई और बक्सर के युद्ध में वो पराजित हुए। और इस तरह से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि में जो थोड़ा बहुत कम नियंत्रण था वो पूर्ण रूप से
नियंत्रण हो गया अंग्रेज़ों का और अंग्रेज़ों की शक्तियाँ बढ़ती गई। और आगे चल के क्या हुआ कि यह निश्चित हो गया पलासी और बक्सर युद्ध के बाद कि अब अंग्रेज ही यहाँ कार्य करेंगे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ रहेगी। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कुछ दक्कन में दक्कन क्षेत्र में क्या है मराठा आते हैं और हैदर अली का उदय होता है। मैसूर युद्ध वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। और जो हैदराबाद में निज़ाम होते हैं वो आते हैं और उनसे अंग्रेज़ों का विरोधाभास होता है और कुछ युद्ध होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अंततः क्या होता है कि पूरे भारत पर अंग्रेज क्या कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भारत की जो अन्य शक्तियाँ थी किस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ती है। और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।